रेस सिर्फ जीडीपी की नहीं है, माइंडसेट की है। एक तरफ है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एक देश है जो 57 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 दिन में बना देता है और दूसरा देश है जहां फ्लाईओवर कंप्लीट होने में 9 साल लग जाते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन सिर्फ जीडीपी या आर्मी का नहीं है, ये कंपैरिजन है माइंडसेट का, एजुकेशन सिस्टम का और यूथ की प्रिपरेशन का। आज इस वीडियो में ही हमने मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों से ये सवाल पूछे और जवाब आपको हैरान कर देंगे। भाई एआई का फुल फॉर्म पता है? यह मालूम नहीं, वो इतना ज्यादा मालूम नहीं। ये गिगली वो चल रहा है अभी, चैट जीपीटी। ऐसे ही ये तक मतलब पढ़ाई होती है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। सुना है बस, मुझे तो नहीं पता है। तो देखा आपने, सोचो चाइना ने पिछले 30 सालों में 850 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 850 मिलियन, दैट्स मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। और हम यहाँ 75 साल बाद भी गरीबी हटाओ के नारे पर अटके हुए हैं और कई हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं। चाइना की इकोनॉमिक स्टोरी एक केस स्टडी है। 90s के चाइना को देखो तो वहां भी पॉवर्टी था, बैकवर्डनेस था और ग्लोबल स्टेज पे कोई सीरियस आइडेंटिटी नहीं था। लेकिन फिर हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विद अ रूथलेस विजन। डेन सियाओपिंग ने 1978 में बोल्ड रिफॉर्म स्टार्ट किया और तब से चाइना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज चाइना की इकोनॉमी का साइज है 17.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जबकि इंडिया अभी भी 17 ट्रिलियन तो दूर की बात है, 60 ट्रिलियन के भी आसपास नहीं पहुंचा है। मतलब चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ी है। अब जीडीपी के लेवल पर हम लोगों का कंपैरिजन करना बिल्कुल अनफेयर लगता है, बट जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, इसका सीधा कनेक्शन होता है लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से। चाइना ने जब मैन्युफैक्चरिंग को अपना बैकबोन बनाया तो सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट नहीं किया, बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियन जॉब्स क्रिएट करे। चाइना को पूरी दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू एयरफोन टू लैपटॉप टू लाइट बल्ब, इवन दिवाली की लाइट भी एक स्टिकर के साथ आती है जिसपे लिखा होता है मेड इन चाइना। क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सिस्टम और पॉलिसी लेवल बॉटलनेक्स ने एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा डीमोटिवेट किया है। अभी हाल ही में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने एक ऐसी बात बोल दी कि उसके बाद पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बातें होने लग गई। उन्होंने कहा इंडिया का स्टार्टअप सिर्फ आइसक्रीम और कुकीज बना रहा है, ये कोई इनोवेशन है? फैंसी आइसक्रीम एंड कुकीज ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। मतलब उनका कहना था कि डीप टेक करो, एआई पे काम करो, सेमीकंडक्टर्स बनाओ, और फिर सब लोग सोचने लगे भाई ये कहना तो इजी है पर सपोर्ट कैसे दो? देखो स्टेज पर तो कहने में बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में उतरना चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यहाँ जो स्टार्टअप्स आइसक्रीम्स बेच रहे हैं वही कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, वरना जो बंदा एआई या फिर हार्डवेयर स्टार्टअप बनाना चाहता है वो तो गवर्नमेंट के चक्कर काट रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, डीप टेक तभी पॉसिबल होगा ना जब आपके पास डीप सपोर्ट भी होगा। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसमें 100 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा करीबन 2000 स्टार्टअप्स को। साउंड्स ग्रेट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मेंटोरशिप है नहीं, और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर 5 लाख रुपए से एक टेक ड्रिवन एआई स्टार्टअप या फिर कोई बड़ा स्टार्टअप करना फीजिबल होगा? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पैसा उन लोगों तक पहुंच भी पाएगा जो वाकई में डिजर्व करते हैं? क्वेश्चंस बहुत हैं, तो हमने भी यही सारे सवाल लोगों से पूछे। हमने पूछा अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? अभी हमारी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? खुद का क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करूं, रेस्टोरेंट हम तो करेंगे कोई सा। देखा आपने, आज का यूथ कंफ्यूज्ड है। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, बीटेक कर लिया है, एमबीए कर लिया है, लेकिन स्किल जीरो। कोई पूछता है सेमीकंडक्टर क्या होता है तो आंखों में अंधेरा छा जाता है। डू यू नो अबाउट सेमीकंडक्टर्स? सुना है बस। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिमांड कर रही है सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो जो टीचर्स हैं उनको कोडिंग तो बहुत दूर की बात है, शायद गूगल का जी भी सही से नहीं पता होता है। और प्राइवेट कॉलेजेस की तो क्या ही बात करोगे, वहां प्लेसमेंट के सपने बेचे जा रहे हैं। और फिर यूथ या तो रोजगार की तलाश में भटक रहा है या फिर रील्स देख करके बना करके अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं। चंदन राज, बिहार के एक एंटरप्रेन्योर ने अपना सेमीकंडक्टर स्टार्टअप शुरू किया, सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। और वो क्या बोले पता है? ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। रीजन, क्लाइंट चले गए, स्टार्टअप बंद हो गया। ये है रियलिटी ऑफ बीइंग अ डीप टेक फाउंडर इन। लेकिन चाइना ने जो किया है उसका स्केल एंड विजन इतना बड़ा है कि हम अभी भी उसके पीछे भाग रहे हैं। डिफरेंस है, चाइना के गवर्नमेंट स्कूल को आप यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करो, आपको फर्क दिखेगा। और जब चाइना कोडिंग और एआई को क्लास 1 से पढ़ा रहा है, हम अपने सिलेबस में अभी जाके टाइपिंग सिखवा रहे हैं लोगों को। गैप समझ में आ रहे हैं ना? और कहीं कहीं तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि टाइपिंग बहुत दूर की बात है, बच्चों को कंप्यूटर ऑन करना नहीं
नहीं आता है। और बच्चों की भी गलती नहीं है, जिन स्कूल्स में कंप्यूटर हैं वहां पर कंप्यूटर के टीचर ही नहीं है, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। और फिर ऐसे भी बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स हैं बट रिसोर्सेस नहीं है कि वहां पर कंप्यूटर रखवाए जाए। ये कंप्यूटर क्लासेस चलता है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं चलता। नहीं चलता। तो मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर हमें एक्चुअली में कॉम्पीट करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल पर जाकर के डिजिटल स्किल रेवोल्यूशन लाना होगा। इंडिया और चाइना का ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस है इनोवेशन का, एग्जीक्यूशन का और स्पीड का। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम रेडी हैं या फिर सिर्फ कंपैरिजन करते रहेंगे। आपने कभी सोचा 18 साल की पढ़ाई के बाद में भी स्टूडेंट को नहीं पता है रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू में क्या बोलते हैं या फिर करियर ऑप्शंस क्या हैं, और फिर लाइफ में एक्चुअली में कौन सी स्किल्स काम आने वाली हैं, उनसे तो बहुत दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है, बिकॉज रेज्यूमे तक बनाना नहीं आता है। आपको बिल्कुल एक चीज अपने दिमाग में बैठाना होगा, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स चाहिए। एंड हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस बिल्कुल भी ये बात समझने को तैयार नहीं है, और इसी का रिजल्ट है करोड़ ऑफ ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन जब पूछो व्हाट इज एआई, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट डज अ यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर डू डू यू नो अबाउट सेमीकंडक्टर्स? नहीं पता है। इसका आंसर साइलेंस के तौर पे मिलता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। चाइना के बच्चे क्लास 1 से कोडिंग सीखते हैं, रोबोटिक्स उनके सिलेबस का पार्ट है, बट हमारे यहाँ तो क्लास 10 तक कोडिंग का नाम भी नहीं पता है बच्चों को। जिस उम्र में हमारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर चिल कर रहे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स एआई टूल्स बनाना सीख रहे होते हैं। अभी रिसेंट में भी खान सर राज शमानी के पॉडकास्ट पे आए और वो मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली कि हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं बट वी आर डिजिटल यूजर्स ओनली। बिकॉज क्या कर रहे हैं हम, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। When it comes to China, उन्होंने सब कुछ खुद के लिए बना रखा है। अब बात करो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, किसी की भी आज पूरे दुनिया में अगर बैकएंड में कोई टेक सप्लाई कर रहा है तो वो इंडिया ही है। तो दुनिया के लिए तो हम बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट सॉफ्टवेयर बिल्डिंग और खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करने में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं और आज के टाइम में दुनिया में एआई रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा नाम है, इवन चैट जीपीटी इनका ही प्रोडक्ट है, अभी रिसेंटली वरुण माया के पॉडकास्ट पे आते हैं। मैं सुन रहा था और जब वरुण ने उनसे पूछा कि इंडिया टेक वर्ल्ड में अपनी वैल्यू कैसे बना करके रखे, तो बहुत सिंपल जवाब दिया सैम ने। But if there's one area where I think that the world just has so much more demand than we can currently supply, it's for code written. India needs to teach more people how to code and build great softwares. तो अब तुम्हें इससे ये तो पता चलता है ना कि कोडिंग कितना बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया और हमारा खुद का देश एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कोडिंग। मतलब आप खुद ही सोच लो, जब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का फोकस डीप टेक इनोवेशन पर है, तो सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल क्या है? कोडिंग। आज के टाइम में सबके पास इंटरनेट है, इवन ये वीडियो भी आप इंटरनेट पे ही देख रहे हो। बस इसी इंटरनेट से कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। आप बस सोचो, अगर हम इंडियंस कोडिंग सीख लें तो हम आने वाले टाइम में अपनी लाइफ कितनी बदल सकते हैं। इंडिया में एक फ्रंट एंड डेवलपर की पर एनम सैलरी 10 लाख है एंड एक बैक एंड डेवलपर की पर एनम सैलरी 7.5 लाख है। और अगर एक फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो वो सैलरी रेंज 3 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए पर एनम तक जाता है इंडिया में। मतलब ये है कोडिंग का फ्यूचर। और फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, भाई आपने सब कुछ तो बता दिया, कोडिंग ये है वो है, बहुत बड़ा होने वाला है, पर ये भी बताओ कि आदमी सीखे कहां से? बस यही क्वेश्चन के साथ मैंने अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ कुछ महीने पहले डिजाइन किया था आज से कोड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो लोग भी कोडिंग सीख रहे हैं जिन्हें कोडिंग का सी भी नहीं पता था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो लोग भी कोडिंग सीख रहे हैं जिन्हें कोडिंग का सी भी नहीं पता था। हम वहां पर सिर्फ नॉर्मल कोडिंग नहीं, फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं जिसे सारे टेक स्टैक्स आते हो। और फिर सीखने का भी क्या फायदा अगर यूज ना कर पाओ? जॉब इंटरव्यू में बैठोगे, सवाल जवाब होगा, कैसे डील करोगे? इंटरव्यू में पूछेंगे अपना काम दिखाओ, क्या दिखाओगे? ये बात हमें पता थी, इसलिए हम पोर्टफोलियो भी बनवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे और खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करना है, ये भी सिखाएंगे। वो सारी चीजें जो आपको इंडस्ट्री में जॉब रेडी बनाएंगी। आज ऐसे लोग कोडिंग सीख रहे हैं जो ना किसी टेक बैकग्राउंड से हैं, शायद कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह कि गूगल, जेमपैक, गोल्डमैन सैक्स एंड प्रूडेंशियल जैसी कंपनीज से बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं कुछ स्पेशल सेशंस के लिए। मैं खुद माइंडसेट बिल्डिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशन ले रहा हूं अलॉन्ग विद माय को-फाउंडर्स। अब आप सोचो, इतना सब कुछ आपको एक अकेली जगह मिल रहा है तो इसका प्राइस कितना होगा? 5,000, 4,000, 3,000? चलो गैस कर रहे हो तो आप मिनिमम 1,000 तो लेकर के चल रहे होगे ना? बिल्कुल भी नहीं, 555 रुपए। इसे इतना रीजनेबल बना दिया है कि कोई भी कहीं से भी कोडिंग सीख ले। और ये मैं कुछ ऐसे ही नहीं लेकर के आ गया हूं, आज के टाइम में 2000 से ज्यादा बच्चे आज से कोड से सीख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, हमारी वेबसाइट को विजिट करो और ऐसे रियल टाइम स्किल्स को सीखो। अब बढ़ते वीडियो में आगे। देश के मिनिस्टर्स को समझना होगा कि इनोवेशन सिर्फ कहने से नहीं होता है, इनोवेशन डिमांड्स एन इकोसिस्टम एंड नॉट जस्ट एन इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, मेंटोरशिप
लीडरशिप एंड फंडिंग ऑल्सो। सिर्फ फाउंडर्स को मिरर दिखाने से कुछ नहीं होगा, जरूरत है कि सिस्टम भी अपने आप को मिरर में देखे। इंडिया में जब कोई कुछ नया करने का सोचता है, ट्रूली डिसरप्टिव, उसका पहला चैलेंज मार्केट नहीं होती है, रेगुलेशंस होते हैं। फिर भी हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इन चैलेंजेस के अगेंस्ट जाकर के बहुत कुछ बिल्ड किया है। श्रीधर वेम्बू ने सिलिकॉन वैली छोड़ा और एक छोटे से तमिलनाडु के गांव से जोहो जैसे बड़े ग्लोबल SaaS प्रोडक्ट को खड़ा कर दिया बिना ₹1 VC फंडिंग के। फाल्गुनी नायर ने 50 के बाद नायका शुरू किया और कॉस्मेटिक के फॉरेन डोमिनेटेड मार्केट में इंडिया का झंडा गाड़ दिया। लेकिन देखो, जब भी कोई इंडियन कुछ ऐसा बनाता है जो ट्रूली अहेड ऑफ टाइम हो, तो उसे सिर्फ समझ नहीं मिलती है, सस्पिशन मिलता है। सबीर भाटिया जिन्होंने हॉटमेल बनाया, उन्होंने ही इंडिया के लिए एक व्हाट्सएप स्टाइल मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया, जैक्स्टर SMS। ऐप का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसे TRAI ने स्पैम कहकर रोक दिया। कह दिया ये तो बहुत अनसॉलिसिटेड मैसेजेस हैं, और आइडिया ही शट डाउन कर दिया। अब सोचो, जो आदमी दुनिया को ईमेल से इंट्रोड्यूस करता है, उनके ही विजन को हम नहीं समझ पाए। तो समझ में आ रहा है, टैलेंट यहां है, विल पावर भी है, बट जब तक इकोसिस्टम और लॉ भी इनोवेशन फ्रेंडली नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने ही विजनरीज को सिस्टम के हाथों आउट करते रहेंगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि इंडिया भी चाइना की तरह ग्लोबल टेक लीडर बने, तो एंटरप्रेन्योर्स को हीरो बनाओ, विलेन नहीं। चाइना ने हर लेवल पर पॉलिसीज को मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली बनाया हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड फास्ट अप्रूवल्स दिए हैं, तब जाकर के मैजिक हुआ है। अब आज जो आप ये वीडियोस देख रहे हो, आईशो स्पीड अभी चाइना गया था और वो चश्मा लगा रहा है और एक चश्मे से ट्रांसलेशन हो रहा है बाकायदा सारी चीजों का, और वो गाड़ी पानी में चल रही है। तो लाइक जितना भी ये टेक का इनोवेशन है, ये एक मैजिक लग रहा है, बट वो मैजिक के पीछे इकोसिस्टम है। और एक बड़ी बात बता दूं, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट किया है, लाइक अ क्रेजी कंट्री। उनके पास 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। हर बड़े शहर को बुलेट ट्रेन से जोड़ा गया है, और इंडिया में बुलेट ट्रेन अभी बस एक सपना है, वो भी सिर्फ एक शहर के लिए। और ये तो बात है इनोवेशन की। अगर बात करें पॉवर्टी रिडक्शन की, तो वो भी कहानी बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड नेशन ने खुद माना है कि चाइना ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम रन किया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1990 में चाइना की 41% पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी। आज वो फिगर 1% के नीचे है। कैन यू इमेजिन? कंपेयर दैट टू इंडिया। हम अभी भी 20 करोड़ लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे पा रहे हैं। स्लम्स, जॉबलेसनेस एंड अंडर नरिशमेंट अभी भी हमारी रियलिटी में है। चाइना में बचपन से गोल सेटिंग और स्किल बिल्डिंग पर फोकस होता है। हमारे यहाँ की बात करें तो टैलेंट कम नहीं है, पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है, उनके यहाँ एप्स बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ उन एप्स पर रील्स बनाए जाते हैं। यही रियलिटी है। अब ये भी कहना गलत होगा कि सिर्फ हम ही रील्स बनाते हैं। चाइना में भी क्रिएटर्स हैं, वो भी रील बनाते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस होते हैं, इनफैक्ट मल्टीपल फोन से रीच भी बढ़ाई जाती है। तो तुम समझ पा रहे हो, डिफरेंस है सिस्टम और इंटेंट का। चाइना का इकोसिस्टम इनोवेशन को स्ट्रीमलाइन करता है। वहां के स्कूल एंड कॉलेजेस सिखाते हैं कि कैसे नए टेक टूल्स बनाए जाएं, कोडिंग कैसे काम करती है और कैसे एआई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बात इंडिया की करें तो यहां पर वायरलिटी को ग्लैमराइज किया जाता है। जब तक आपके व्यूज नहीं आते हैं, आपको कंप्लीट फेलियर माना जाता है। तो स्किल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए आदमी डोपामिन ड्रिवन कंटेंट कंजम्पशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। मतलब उनका जो कोर फोकस है वो प्रोडक्टिविटी है। हमारा कोर फोकस ये हो सकता है अगर हम सिस्टम, सिलेबस एंड सोसाइटी तीनों को अलाइन करें। तो सवाल ये नहीं है कि हम चाइना के पीछे हैं या आगे, सवाल ये है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम वायरलिटी को ढूंढ रहे हैं या वैल्यूएबल बनने पर फोकस कर रहे हैं। चाइना के पास है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईवी मार्केट, फास्टेस्ट ट्रेन्स, स्पेस स्टेशन और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडिया के पास है डेमोक्रेसी, यूथ पावर, इंग्लिश फ्लुएंसी एंड अ ग्लोबल गुडविल। पर गुडविल से सिर्फ नाम बनता है, और अब तो ये गुडविल भी बहुत क्वेश्चनेबल हो गई है, बिकॉज रिसेंट टाइम में हमें बहुत सारा इंटरनेट हेट भी मिल रहा है अलग अलग कंट्रीज से। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिरना सिर्फ एक ट्रैवल का इशू नहीं है, बल्कि हमारी ग्लोबल इमेज और ट्रस्ट का सिग्नल है। तो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। आज हमें सिर्फ 62 कंट्रीज ही वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस देती हैं, जबकि सिंगापुर जैसे पासपोर्ट 195 प्लस देशों में वैलिड है। चाइना में खुद वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है 85 डेस्टिनेशंस के लिए। अब जो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की ये गिरावट है, वो इलीगल इमिग्रेशन, वीक डिप्लोमेटिक टाइज एंड कुछ जगह इंडियंस के रूल ब्रेकर इमेज की वजह से है। अब इसका सीधा इंपैक्ट यूथ की करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल एक्सपोजर एंड इंडिया की इंटरनेशनल इज्जत पर पड़ता है। पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक देश की क्रेडिबिलिटी का प्रूफ होता है। और ये बात तो पासपोर्ट की है। अगर तुम बात पॉल्यूशन की कर लो तो दिल्ली का AQI हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, बट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, चाइना का बीजिंग सिटी एक टाइम पे पूरे दुनिया में स्मोक कैपिटल कहलाया था। वहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका था। चाइना ने क्या किया? आज बीजिंग का AQI एक मॉडरेट रेंज में है, बट व्हेन इट कम्स टू दिल्ली, हम सबको पता है कितनी पुअर एयर क्वालिटी है। इवन मैंने ही एक वीडियो में बताया अपने कि जब ब्रायन जॉनसन इंडिया आए और वो निखिल कामत के पॉडकास्ट से उठ करके चले गए, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि एक 5 स्टार होटल में जो बंदा बैठा है उसको वहां की भी एयर
बहुत ज्यादा अनहेल्दी लग रही है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक ही मकसद था, इंडिया और चाइना का डिफरेंस सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, सबसे बड़ा डिफरेंस है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन तब बदलेगा जब यूथ बदलेगा, जब हम कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स को मीम्स की तरह नहीं बल्कि सीरियसली परस्यू करेंगे। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन पॉइंट यही है कि इंडिया को अपने टेक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहले कोडिंग को स्कूल एंड कॉलेजेस का नेसेसरी एजुकेशन पार्ट बनाना होगा। इससे यह होगा कि हर स्टूडेंट को बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज मिलेगा और हम फ्यूचर टेक लीडर्स को डेवलप कर पाएंगे। गवर्नमेंट को स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इजी फंडिंग और टैक्स ब्रेक्स देनी चाहिए। अब इससे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को फ्रेम कर पाएंगे, साथ ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को अपडेट करना होगा। इससे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो इनोवेशन को रोकती हैं उसे दूर किया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिल करके टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च इनिशिएटिव्स पर फोकस करना होगा। इससे हमारे डेवलपर्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे। अब अगर यह सब होगा तो इंडिया अपने टेक पोटेंशियल को पूरी तरीके से अनलीश कर पाएगा और ग्लोबल टेक स्टेज पे अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर पाएगा। क्योंकि इंडिया जुगाड़ वाली कंट्री है यार। अभी रिसेंट में ही वो शार्क टैंक में कोई बंदा आया था, जुगाड़ू कमलेश। जुगाड़ू कमलेश ने एक लो कॉस्ट फार्मिंग कार्ट बनाया जो छोटे किसानों के लिए पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना इजी और सेफ बनाता है। अब ये मैनुअल था और सोलर पावर्ड था और बनाया कैसे? स्क्रैप से। ये है बिना डिग्री के नीड और जुगाड़ से बनाया हुआ इनोवेशन। ये है हमारा इंडिया। तो यहां आइडियाज गली गली में हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो ना, दुनिया के जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज आप उठा लो, इंडियंस हैं, तो सब यहीं से पढ़े हुए हैं ना, लेकिन आज वो वहां जाकर के उन कंपनीज को लीड कर रहे हैं। इट शोज कि उनके अंदर तो टैलेंट था ना, बट हमारे यहां कोई इकोसिस्टम नहीं था जो वो यहां पर बना करके उस चीज को कर पाते, तो वो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। तो मेरा हर उस इंसान से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि इंडिया सिर्फ कंपैरिजन में ना आए बल्कि कॉम्पीट करे उस लेवल पे जाकर के, तो खुद को अपग्रेड करना शुरू करो, रियल टाइम स्किल्स पर फोकस करो ताकि आप इस देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाओ। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर यहां तक देखा है तो यही आकर के लिखो कि लास्ट तक देखा है। एंड बहुत सारे लोग वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है। आज से कोड को जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, हमारा खुद का ही प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल @maheenergy है। एक्स पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मेरा यूजर हैंडल @maheenergy ही है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और मैंने एक वीडियो बनाई है शुगर कंजम्पशन के ऊपर, बिकॉज शुगर कहीं ना कहीं हमें अंदर से हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को खाती है। मैंने ये वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, आप इस वीडियो को देखो एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।